जय हिंद साथियों, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि दाब P बराबर F/A, जहाँ दाब स्केलर या टेंसर क्वांटिटी हमने बताया। इसके बाद इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, टॉर, mmHg, cmHg और atm और सब में आपस में संबंध सीखा। ये सब बताया किस तरह से ट्रक का टायर जो है चौड़ा बनाया जाता है, क्यों धारदार क्यों बनाई जाती है, चाकू और किल एक सिरे पर नुकीली क्यों बनाई जाती है, ये सभी न्यू जो है चौड़ी क्यों बनाई जाती है, ये पिछले लेक्चर में हमने समझाया। और एक और भी बात समझा कि द्रव के अंदर दाब किस तरह से बदलता है। द्रव के अंदर द्रव का जो दाब होता है, द्रव के कारण जो दाब होता है ρHg या H ρg, ये पढ़ाया, जिसे आप H/dg भी कह सकते हो, या रो घनत्व होता है द्रव का कारण दाब। और टोटल दाब भी बताया था, P बराबर P0 प्लस H ρg या ρgh, ये कह सकते हैं आप। ये पिछले लेक्चर में समझाया था। इसके बाद एक टॉपिक पढ़ा है बैरोमीटर। अभी सवाल भी होंगे सब पर, और हम टॉपिक भी मैनोमीटर भी अभी पढ़ेंगे, और भी बातें पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस तरह से काम करता है उसे पढ़ेंगे, ठीक है। और समान तल पे दाब किस तरह से वेरी कर रहा है, वो सब बातें आज पढ़ेंगे। और साथ में कुछ सवाल अभी देख रहे हैं, कुछ और भी सवाल इस पर देखेंगे। आज इस चैप्टर को काफ़ी हद तक हम लोग पढ़ेंगे। पहले बैरोमीटर पे क्वेश्चन किस तरह से आता है उसको हम बता देते हैं। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन ये समझा दिए थे बैरोमीटर, हम जाकर पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे आता है, कहता है ये बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर है और बैरोमीटर में मरकरी भरा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ तक मरकरी भरा हुआ है, देख रहे हैं। ये मरकरी भरा नहीं है, दरअसल इसमें जब बैरोमीटर लगाए हैं, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मरकरी का तल ऊपर भाग जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, वायुमंडलीय दाब लगेगा, वो दोनों तरफ से दबाएगा। तो यहाँ वैक्यूम था, तो इस नली में वैक्यूम था, तो ये पारा ऊपर चढ़ गया, तो वहाँ तक जाएगा जहाँ तक कि प्रेशर बराबर न कर ले। तो ऊपर जा रहा है तो दाब डाल ही रहा है, तो इस पॉइंट पर दाब, इस पॉइंट पर दाब बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पे अगर दाब बराबर हो जाएगा तभी ये रुकेगा, नहीं तो ऊपर जाता रहेगा, है ना। ये चीज़ पिछले क्लास में समझाए थे। तो इसके कारण जो इस इतने लिक्विड जो पिलर आया, स्तंभ आया, उसके कारण जो दाब इस पॉइंट पर पड़ रहा है, ये पॉइंट पर, वो H ρg होगा या ρgh, यही होगा। रो जहाँ डेंसिटी है, वो B पर दाब P0 के बराबर होगा, यही ना। हाँ, तो P0 बराबर हम यहाँ निकाले थे कि P0 बराबर ρgh या H ρg, जो भी लिखे हो कोई बात नहीं, H ρg या ρgh एक ही बात है। रो क्या है, घनत्व है, जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, H क्या है, हाइट, इस पिलर की हाइट, मतलब जो पारा है किसमें, बैरोमीटर में। बैरोमीटर इसी को, बैरोमीटर में जो पारा है, पारा की ऊंचाई क्या है, H। सही पूछिए तो जो पारा है, पारे का घनत्व फिक्स है, हाँ, जी भी एक तरह से कांस्टेंट, तो इसका मतलब P0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, P0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ये फार्मूला हम पिछली क्लास में निकाले थे, जाके देखिएगा। तो P0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, इसका मतलब जो H है ऐसे भी लिख सकते हैं, या H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कहता है ना कि वायुमंडलीय दाब बदलेगा तो ये लेवल बदल जाएगा। ये पारे का लेवल है ना, ये लेवल है, ये लेवल है, हाइट है, पिलर जो हाइट है, पारा ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। तो सवाल यही कहता है कि अगर बैरोमीटर को हम पहाड़ पे ले जाएं तो पारे का तल क्या होगा, अगर बैरोमीटर को खान में ले जाएं तो पारे का तल क्या होगा। तो आप बता सकते हैं कि सर अगर बैरोमीटर को आप पहाड़ पे लेकर जा रहे हैं तो ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, P0 घटेगा। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, सर यदि P0 डिक्रीज किया, P0 घट रहा है, तो H भी घटेगा। H घटने का मतलब लेवल नीचे आएगा। H घटेगा कब, जब हाइट नीचे आएगा, लेवल, इसका मतलब जो तल है वो नीचे जाएगा। इसका मतलब H घटने का मतलब क्या है, तल नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। जो पारे का तल है वो नीचे गिरेगा। किसका तल है, पारे का है, ध्यान देना। इसका मतलब अगर वायुमंडलीय दाब कम हुआ तो H घटेगा, मतलब तल नीचे गिरेगा, पारे का तल नीचे गिरेगा। और यदि आप समझिएगा, यदि P0 बढ़ रहा है, वायुमंडलीय दाब बढ़ गया, तो H भी बढ़ेगा। H बढ़ेगा, इसका मतलब हाइट बढ़ेगा, इसका मतलब लेवल ऊपर जाएगा। हाँ, तो पारे का तल, अर्थात इसके एक बात तय हो, पारे का तल ऊपर जाएगा। तो ये तो सवाल सिंपल पूछता है, कहता है कि किसी बैरोमीटर को खान में लेकर चले जाए, गड्ढा खोद के नीचे लेकर चले गए, खान में, KGF वाली खान। तो खान में लेकर जाओगे तो क्या होगा, नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, नीचे जाने पर P0 बढ़ता है। और जब P0 बढ़ेगा तो H क्या होगा, बढ़ेगा। H बढ़ेगा तो लेवल क्या होगा, ऊपर जाएगा।
इसका मतलब लेवल पारे का तल क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। ये सवाल आता है। पहाड़ पे ले जाने पर क्या होगा सर, पी नॉट घटेगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा, तो यच क्या होगा, घटेगा। यच घटेगा तो पारे का तल नीचे गिरेगा, इसी में बताना है। अब सवाल है आपके बुक में क्या कि एक बैरोमीटर को पहाड़ से कहाँ ले गए, खान में, तो क्या होगा आप बता सकते हैं। पहाड़ से खान में ले गए, तो खान में ले गया है, इसका मतलब क्या बढ़ेगा, वायुमंडलीय दाब बढ़ना है सर, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाएगा, इसका मतलब यच बढ़ जाएगा, पारे का तल ऊपर जाएगा, काम खत्म। समझ गए। और बाकी मौसम वाला जानकारी पिछले क्लास में दे ही दिए थे। धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मौसम साफ रहेगा, और पारा अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो बारिश होने की संभावना है। ये सभी बातें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो अब यहाँ से इसको हटाते हैं। आशा करता हूँ ये बातें समझ गए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बुक में है। तो पारे का लेवल कैसे बदलता है आपको ये बताना जरूरी था। पी नॉट पे डिपेंड करता है, पी नॉट बढ़ेगा तो पारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस मतलब लेवल का लिख सकते हो डायरेक्ट कि पारे का लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, या यच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। ठीक है, हटा दे, बात समझ में आया। चलते हैं वहाँ। एक सूत्र हमने यहाँ पढ़ा होगा, H1 ρ1 D1 लिख सकते हैं डेंसिटी को, लेकिन H1 ρ1 बराबर H2 ρ2। रो क्या है यहाँ, डेंसिटी है। ये बताए थे हम शायद आपको निकालने के लिए, अगर दो अलग अलग लिक्विड हो उनके हाइट निकालने के लिए, और उसी पर ये सवाल है जो सामने है। तो H1 ρ1 बराबर H2 ρ2 पे लगा लीजिए, सवाल आराम से आ जाएगा। चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए क्या कर रहा है। पानी तथा पारे का घनत्व 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब तथा 13.6 ग्राम पर सेमी क्यूब। पहले तो मात्रक सेम करो, अगर ए kg में है तो भी kg में करो, या दोनों को ग्राम में कर लो। सर हाँ, ये बात तो सही है। तो इसे 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब कर सकते हो। घनत्व तो अभी पढ़ाऊँगा आगे, तो बताऊँगा कि 1 ग्राम पर सेमी क्यूब बराबर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो अगर ग्राम पर सेमी क्यूब को अगर kg पर मीटर क्यूब बदलना है 10⁻³ लगा दीजिए। 13.6 ग्राम पर सेमी क्यूब था, हमें kg पर मीटर क्यूब बदलना है तो 10⁻³ का गुणा कर दिए। ठीक है, हाँ। अगर इसको kg पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेमी क्यूब बदलना है, दिया ही 10⁻³ हटा दीजिए। सीधी सी बात है, मतलब बटे में हो जाएगा तो हट जाएगा। तो मात्रक परिवर्तन आप करना सीखिए, आगे घनत्व पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पारे का H मीटर ऊंचा स्तंभ जितना दाब डालता है उतना ही पानी का 27.2 मीटर ऊंचा स्तंभ डालता है दाब। तो H का मान पूछा है, तो सीधी सी बात है, हमें क्या पता, H1 ρ1 बराबर H2 ρ2 लगा दीजिए सवाल में। एक को पारा एक को पानी मान लीजिए, चाहे जिसको तुम्हारा मन। चलो पारा, पानी फिर पारा, पानी को पहला पारे को दूसरा मान लिए। ठीक है, तो इसके मतलब पहले जो 10⁻³ दिया है ये इसका घनत्व 10⁻³ पानी का घनत्व H1 दिया है, हाँ पानी का हाइट दिया है 27.2, इसका मतलब 27.2 देख लो दिया है 27.2 मीटर में दिया है। अच्छा सर, बराबर H2 निकालना है, H2 बराबर H, पारे का H निकालना है, और उसका घनत्व दिया है 13.6 × 10⁻³ हो जाएगा कि नहीं। हाँ, तो H2 आ जाएगा सर। H2 बराबर 27.2 × 10⁻³ अपान 13.6 × 10⁻³ भाई साहब कट गए, 13 दूना 26, 6 दूनी 12, 2 मीटर आंसर, 2 मीटर आंसर हो गया। सीधा सीधा आंसर है, ये देखो 2 मीटर आंसर हो गया। इतना छोटा सवाल है, देख लो। आता है परीक्षा में, डर जाते हो क्यों, कुछ नहीं है। दो लिक्विड अलग अलग हैं, कितना ऊपर तक जाएंगे उनको देखना है। तो H1 ρ1 बराबर H2 ρ2, मतलब हाइट गुणे डेंसिटी इक्वल टू हाइट गुणे डेंसिटी। ये पिछले क्लास में हम सूत्र बताए थे। ठीक है, ये दूसरा वाला सवाल भी देख लीजिएगा, कुछ नहीं दम है। कह रहे पारे का इतना मीटर ऊंचा स्तंभ वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब डालता है, पी नॉट के बराबर। अरे यही 76 सेमी पारे का दाब होता है, मीटर में दिया है, कोई बात नहीं। इसी दाब के बराबर दाब डालने वाले पानी के स्तंभ की ऊंचाई बताना है। पानी का स्तंभ की ऊंचाई फिर वही चीज़ है, पानी का पूछ रहा है। पानी पानी रे पानी, पारा मतलब H1 ρ1 बराबर H2 ρ2 लगा दीजिए। ठीक है, अब H1 पानी के लिए पूछ रहा है, ρ1 जानते हो, H1 पानी के लिए ρ1 क्या है, सामने अभी पढ़े हो 10⁻³ सर। H2 कितना दिया है, पारे का
0.76 इंटू रो 2 पारे का, अभी ऊपर देख लो लिखे हो, ये रो 2 है पारे का, 13.6 गुणे 10⁻³ कर लो भाई साहब, कट जाएगी इससे, काम खत्म। H1 बराबर क्या हो जाएगा 0.76 इंटू 13.6 मीटर, गुणा कर लो आंसर हो जाएगा। गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये लगभग उत्तर आ जाएगा आपका 10.34। गुणा करके देख लो। देखिए ये 3 क्वेश्चन देख लीजिए जो पिछले क्लास पे डिपेंड है। क्या ये समुद्री जल का घनत्व तो इतना दिया है, तो समुद्र में 10 मीटर की गहराई पर जल का दाब पूछा है, कुल दाब नहीं, किसका दाब, केवल जल का दाब पूछा है, लिक्विड का दाब पूछा है। कुल दाब पूछता तो क्या होता, वायुमंडल दाब भी जुड़ जाता। कुल दाब किसी पॉइंट पे गहराई पर जाने पर कुल दाब क्या होता है, वायुमंडल का दाब प्लस जल का दाब। लेकिन यहाँ केवल कह रहा है जल का दाब बताइए, तो जल का दाब क्या होता है, रोजी एच या एच रोजी। तो क्वेश्चन में देखो P बराबर टोटल दाब P बराबर P0 प्लस रोजी एच होता है, रोजी एच या एच रोजी, एक ही बात है। अब कुल दाब है ये, लेकिन कुल दाब नहीं पूछा है, पूछा है केवल द्रव का दाब। तो ये क्या होता है सर, ये होता है द्रव का दाब, द्रव का दाब। और ये क्या है, ये वायुमंडल का दाब, वायुमंडलीय दाब। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, केवल जल का दाब बताइए, तो इसका मतलब द्रव का दाब पूछा है ना, तो वायुमंडल का दाब इसमें नहीं रखते। बात समझ में आया, हाँ। तो अब रखिए इस सवाल को, 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो जल का दाब क्या होगा, केवल जल का दाब, जल का दाब बराबर क्या हो जाएगा, रो जी एच। रो क्या है, घनत्व, घनत्व दिया है जल का कितना है, वो 1 गुणे 10⁻³ जी दिया है सर 9.8, नहीं दिया है रख दिए। यस दिया है, हाँ कितना 10 मीटर, ये देखिए हाइट कितना दिया 10 मीटर, 10 मीटर गहराई दिया है, 10 मीटर गहराई पर जल का दाब पूछ रहा है। तो 10 का गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा 98 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इससे सरल क्या सवाल लोगे भाई, हो गया कि नहीं। इतने छोटे छोटे सवाल होते हैं यहाँ, लेकिन बस डरना मना है। जल का दाब पूछा है, कुल दाब अगर पूछता, मान लो 10 मीटर की गहराई पर कुल दाब होता P0 प्लस रो जी एच। तो P0 क्या है 1.01 गुणे 10⁻5 प्लस रो जी एच का वैल्यू अभी निकाल दिए 98 गुणे 10⁻³ अभी निकाल दिए ना, तो इसको रख देते। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, 10⁻5 होगा तब जोड़ेंगे, दशमलव यहाँ लगाओ 5 हो जाएगा। तो 1.01 गुणे 10⁻5 प्लस 0.98 गुणे 10⁻5। अब इसे जोड़ दो तो क्या हो जाता, 1.0 के स्थान पे 9 और 8 और 1 9 इंटू 10⁵ इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाता, कुल दाब। समुद्र जल में आप जाओगे 10 मीटर की गहराई पे अगर चले गए, एक्चुअली बात बता रहा है, 10 मीटर गहराई पे चले जाओगे समुद्र में, तो कुल दाब आपके ऊपर इतना लगेगा, कुल दाब। लेकिन अगर आप कहिए नहीं जल के द्वारा केवल दाब बताइए, तो जल के द्वारा 98 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लगेगा, ठीक है। लेकिन कुल दाब जो होगा वो 1.99 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का होगा। समझ रहे हैं, कुल दाब में कौन आएगा, वायुमंडल जो दबाव लगा रहा है ऊपर से, क्योंकि सरफेस खुला है, खुला सरफेस पर वायुमंडल भी दबाव लगाता है। ये हमने पिछले लेक्चर में समझाया था, तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। तो कुल दाब अगर पूछे तो रोना जो P0 है उसे जोड़ देंगे वायुमंडलीय दाब। कुल दाब नहीं पूछ रहा है, केवल द्रव का दाब पूछे तो द्रव का दाब केवल रो जी एच होता है। क्लियर, रो घनत्व है, जी गुरुत्वाकर्षण है, एच गहराई है। क्लियर हो गया होगा। तो इसे हटाओ, फिर इस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द्रव का घनत्व दिया है, जो इसमें द्रव भरा है उसका घनत्व दिया है। इसका मतलब रो दे दिया, रो बराबर 800 kg पर मीटर क्यूब, यह साइन दिया, अच्छा लगा। वायुमंडलीय दाब दिया है, अच्छा ये भी दे दिया, इसका मतलब इसका यूज है गुणे 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दिया। जो दे दिया तो तली पर कुल दाब, अर्थात यहाँ पर कुल दाब बताना है आपको, यहाँ पर कुल प्रेशर कितना पड़ रहा है। तो तिरछा मिर्छा खड़ा है उससे मतलब नहीं है, आप वर्टिकल हाइट इसका देख लीजिए कितना है। वर्टिकल हाइट यहाँ तक, जहाँ तक लिक्विड भरा है, वर्टिकल हाइट यहाँ तक दिया है, ठीक है, इससे मतलब नहीं। बट ये तो दिया है 2 मीटर, लेकिन उससे नली से हाइट से नहीं मतलब, धरती से वर्टिकल हाइट इसका देख लो सर 1.8 मीटर दिया है, ठीक है। हाँ बस यही आपका यच है, यच यही है, ठीक है। तो अब इस पर कुल दाब क्या हो जाएगा तली पर, तो तली पर कुल दाब
बराबर पी नॉट, वायुमंडलीय दाब भी लगेगा, खुला है सरफेस, बंद होता डिब्बा तो वायुमंडलीय दाब नहीं लगता, खुला है हवा के संपर्क में है तो वायुमंडलीय दाब लगेगा। रो जी एच, रो जी एच क्या है, लिक्विड का दाब। तो पी नॉट क्या है 1.01 देख लो इंटू 10⁵ प्लस रो का मान दिया है 800 गुणे जी का मान 10 ले ले, थोड़ा गुड़ा उड़ा करने में आसानी होगा, 10 ले लो, 10 ले लो, गुड़ा करने में आसानी। एच का दिया है सर, एच हाँ 1.8 गुणे 1.8, तो मल्टीप्लाई कर लो, जोड़ लो, 1.01 गुणे 10 घाते 5, 10 ले लिए हैं, दिया होगा कहीं नहीं लिखे हम, 10 ले लिए, थोड़ा सा गुड़ा उड़ा करने में आसानी होगा। 10 घाते 5 प्लस गुड़ा करो 18, ये 18 हो जाएगा, 8 का गुड़ा 8 × 64, और 8 × 8, 8 × 14, 144, ठीक है, और दशमलव ये खा गया तो 144, 2 0 आया। अब हमको क्या करना है, 10 घाते 5 बनाना है, तभी तो जुड़ेंगे। हाँ सर, तो ये 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ दशमलव लगा दो, ये इंटू 10 घाते 5 कर सकते हो, गुड़ा करके बनाओ। ये दशमलव, ये 10 का गुड़ा होगा, दशमलव खत्म। हाँ, तो 18 गुणे 800, 18 गुणे 800 करोगे तो 14,400 आएगा। तो 14,400 में पहले दशमलव लगाओ, 1 2 3 4 5, 5 हो गया पावर, देख लो, ठीक है। आशा करता हूँ बात समझ में आ गया होगा। तो चलो गिन लेते हैं, अब जोड़ दो इसमें जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये अब 10 पावर सेम हो गया, जुड़ जाएगा। 1.0 के स्थान पे क्या है सर, 1 है, और 4 और 1, यहाँ 1 है, यहाँ 4, 5 है, और क्या है 4 है, गुणे 10 घाते 5। ये 4 हटा सकते हो, हटा सकते हैं सर, क्योंकि 4 हटाओगे तो पहले कुछ जुड़ेगा नहीं, नियम जानते होगे। 1.15 गुणे 10 घाते 5 क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कहीं है, होगा, पहला उत्तर ही है, देख लो। क्वेश्चन 5 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह पानी की गहराई जिस पर वायु के बुलबुले का आयतन उस आयतन से 1/3 होगा जो कि सतह पर पहुंचने पर होता है। कोई वायु का बुलबुला है, बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसा सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, ये ध्यान देना। कह रहा है कोई लिक्विड है जल में कह रहा है कि वह गहराई बताइए जहाँ पर हवा का कोई बुलबुला है, वायु का बुलबुला है, उसका आयतन 1/3 होगा जो कि सतह पर पहुँचने पर होता है। सतह पर जो ये सरफेस पर किसी हवा के बुलबुले का, मान लो यहाँ कोई बुलबुला है हवा का, ठीक है, यहाँ जो इसका आयतन है वो कुछ होगा, आयतन भी है मान लो, तो कह रहा है वो गहराई बताइए, नीचे ले जाइए, इसे नीचे ले जाओगे दाब बढ़ेगा। यहाँ पर दाब है, हाँ दाब है, किसका दाब है, वायुमंडलीय दाब, कितना है पी नॉट, वायुमंडलीय दाब इसके ऊपर पी नॉट लग रहा है, जी हाँ। तो पी नॉट जब लग रहा है तब इसका आयतन क्या है, भी है, लेकिन वो कह रहा है गहराई नीचे ले जाइए, लिक्विड में डुबाइए, अब नीचे ले जाइए, एच गहराई मान लो हम लेके चले गए। अब यहाँ जब लाओगे तो इसका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दबाव ज़्यादा होगा, तो गैस का बुलबुला है, हवा गैस है, तो ये आयतन इसका कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, कह रहा है जो सरफेस पे आयतन है उसका 1/3, जो सरफेस सतह पे आयतन है उसका 1/3, तो सतह पर आयतन का 1/3, सतह पर आयतन का 1/3 माने v/3, आयतन क्या हो जाएगा, सतह पे जो आयतन है उसका 1/3, यही सवाल में दिया है, देख लो। अब यहाँ पर दाब क्या होगा, वहाँ पर दाब पी नॉट था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर क्या होगा बता सकते हो, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा गहराई जाने पर कुल दाब पी नॉट प्लस, पी नॉट तो लगेगा इस पर, प्लस रो जी एच, इतना दाब हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर दाब इतना लगेगा। तो अब लगा दो, ये क्या है, ये है P1, ये आयतन क्या है सर V1, ये आयतन क्या है सर V2, और ये दाब क्या है सर P2। हाँ, तो लगा दो क्या, P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2, रख दो आंसर, रख दो क्या, P नॉट V1 के स्थान V, P2 क्या है P नॉट प्लस रो जी एच इंटू, थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, इंटू V/V2 के स्थान V/3, क्रॉस गुड़ा, सबका गुड़ा कर लो,
सबका गुणा करो तो आया पी नॉट भी बराबर, इसमें अंदर ले चलो, पी नॉट भी बाई 3 प्लस रो जी एच इंटू वी बाई 3, यही आया। सब में भी है, चाहे तो काट दो चाहे पक्षांतर कर लो, सब में भी है सर, काट दिए, ठीक है। और 3 3 इधर गुणा कर लिए, 3 3 लेकर इधर गुणा कर लिए, कोई दिक्कत? अरे 3 3 दोनों में है, कॉमन लेके इधर गुणा कर दिए, तो 3 पी नॉट बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच, यही तो आएगा। पी नॉट पक्षांतर 2 पी नॉट घट जाएगा, 2 पी नॉट बराबर रो जी एच, तो एच पूछा है तो एच बराबर 2 पी नॉट अपान क्या रो इंटू जी। अब वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, 2 तरह आ जाएगा 20.67.2 सेमी। पहले किस में आएगा? मीटर में आएगा, तो मीटर में आएगा तो 20.67 मीटर आएगा, और फिर तुम 100 का गुणा कर दोगे सेमी में हो जाएगा, ठीक है। अब परीक्षा में गुणा भाग इतना नहीं करते, अप्रॉक्सीमेट मेथड लगा देते हैं कि यार लगभग इतने बड़े बड़े हैं तो 20 आ रहा है, बस उत्तर मार के चले जाओ, आगे क्या। अब इनमें से कोई नहीं, मत घबराना, 20 आ गया इसका मतलब उत्तर वही आना है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह का सवाल बन जाएगा। हाँ, तो बना लो इसे। देखिए नोट लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्या किए हैं कि तमाम अलग अलग आकार का है, देखो एक अजीब सा आकार का है, ये देखो केवल पिलर का है, ये देखो अलग आकार का, ये देख लो सांप के, पता है कैसे आकार का है, तमाम विभिन्न आकार का है। क्या कोई बर्तन है, उसमें क्या भरे हैं? द्रव भर दिए हैं, समान द्रव भर रहे हैं, कोई एक द्रव समान द्रव, समान हाइट तक भरे हैं, देख लो हाइट भी सेम है, सब में एच हाइट तक भर दिए हैं, लेकिन आकार अलग है। सही है। और इसमें अगर द्रव का भार देखो तो इसमें ज़्यादा द्रव है, इसमें कम द्रव है, इसमें भी इसकी तुलना में थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, इसमें देखो अजीब सा है। लेकिन एक बात परफेक्ट है, क्या? वो ध्यान दो, इस पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट अगर सी है, ये पॉइंट अगर डी है, हर बर्तन का अलग अलग तल दिखा रहा हूँ। ये मज़ेदार बात कि पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर पी डी, सभी बिंदुओं पर दाब समान है। देखो, अर्थात किसी भी क्षैतिज लाइन, कोई भी क्षैतिज लाइन यहाँ से खींच दो सीधी रेखा, उस पर दाब समान आएगा। क्यों? क्योंकि हाइट सेम है और लिक्विड सेम है। हाइट और लिक्विड सेम होगा तो द्रव का दाब किसी भी क्षैतिज लाइन में समान आएगा 100%। वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। द्रव का दाब हमने पिछले लेक्चर में बताया क्या, कि द्रव का दाब न तो साइज पे डिपेंड करे, किस तरह का साइज है बर्तन का, और न तो ये डिपेंड करे कि उसका क्षेत्रफल क्या है। देखो यहाँ क्षेत्रफल कुछ अलग है, यहाँ क्षेत्रफल कुछ अलग है, यहाँ क्षेत्रफल बड़ा है। न तो किस तरह का है, साइज पे नहीं डिपेंड करता द्रव का दाब, और ना तो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, केवल वो हाइट पे डिपेंड करता है और उसके अंदर जो भरा लिक्विड है उसकी डेंसिटी पर। तब ये टोटल किसके बराबर होता है? द्रव का दाब केवल बोल रहे हैं, द्रव का दाब, ठीक है, द्रव का दाब, ये द्रव का दाब है। बाकी वायुमंडलीय दाब तो सब पे समान लग रहा है, इस पर भी पी नॉट, इस पर पी नॉट, इस पर पी नॉट, इस पर पी नॉट, सब पे पी नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव का दाब किसी भी पॉइंट पर क्षैतिज तल में समान होगा, और वो होगा किसके? रो जी एच, जहाँ रो क्या है? डेंसिटी, जहाँ रो क्या है भाई? डेंसिटी है, घनत्व, और एच क्या है? हाइट। अब जरा देखिए, अगर द्रव समान है तो रो समान होगा, द्रव समान है तो उसका घनत्व तो समान होगा। हाँ सर, घनत्व समान। जी सबके लिए समान होगा। हाँ सर। एच हाइट सबका समान है, इसका मतलब रो जी एच सब में समान है, सब कांस्टेंट है। इसका मतलब पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी बराबर बी डी बराबर कांस्टेंट होगा। तो किसी भी क्षैतिज लाइन, मतलब यहाँ से एक ऐसे क्षैतिज लाइन खींच देंगे ना, तो उस पर सभी बिंदुओं पर दाब समान आएगा। यहाँ से खींच देंगे तो वहाँ पर सभी बिंदुओं पर दाब समान आएगा। बस क्या होना चाहिए? द्रव समान हो चाहिए, द्रव समान होना चाहिए, समान द्रव और समान ऊंचाई तक भरा हो। समान द्रव समान ऊंचाई तक भरा हो तो किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है,
समान होता है। ध्यान दीजिएगा, द्रव का भार और पे डिपेंड नहीं करता, इसमें तो भार कम है ना लेकिन उससे मतलब नहीं है, केवल एच, रो और जी। ठीक, तो ये बात समझ लीजिएगा, इसे बना लीजिए, फिर आगे हम मैनोमीटर पढ़ाते हैं। ये देखिए क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है, एक चैम्बर है, गैस भरे हैं इसमें, और एक नली है, देख रहे हैं, ये नली है, और इसमें हम क्या भर रहे हैं सर, गैस। इसमें गैस भरी है, बात समझिएगा। ये मैनोमीटर बताने जा रहे हैं। मैनोमीटर में क्या भरी है सर, इसमें गैस, चैम्बर है, इसमें गैस भर दिए हैं, ठीक है तो गैस के पार्टिकल अपना टहल घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से भरे हुए हैं। अब क्या करेंगे इस तरह से हैं गैस के पार्टिकल, इसमें हम लिक्विड भर रहे हैं, इधर से लिक्विड भर दिए। अब जब लिक्विड भर दोगे तो गैस को दबाएगा लिक्विड, ठीक है, लिक्विड भर दोगे तो ये मनमन मनमन क्या हो जाएगा सर, ये लिक्विड है, मनमन मनमन क्या लिक्विड है, ये क्या है सर, लिक्विड है। बात समझिए, लिक्विड भर रहा है पूरा, हाँ लिक्विड आ रहा है तो वो क्या करेगा, गैस को दबा के पीछे कर देगा। हाँ सही बात है सर, ये लिक्विड है। अब गैस भाई साहब आप थोड़ा पीछे हो जाइए, अब ये पूरा एकदम अंदर एकदम बढ़िया से चले गए। ये देख रहे हो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ तक लिक्विड है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक लिक्विड हो गया, यहाँ तक लिक्विड, और ऊपर क्या हो गया, गैस। ऊपर गैस के अणु है, मतलब गैस के अणु ऊपर हैं, और ये यहाँ तक क्या भर दिया, लिक्विड। तो इस पर गैस भी दबाव लगा रही होगी लिक्विड पर, हाँ सर लगा रही होगी। तो इस पॉइंट पर जो है, यहाँ पर हम मान लिए ये पॉइंट है। अब क्षैतिज रेखा खींच दो, एक क्षैतिज लाइन अगर खींच दें, इसका मतलब क्षैतिज तल में दाब समान होता है। हाँ सर, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, बी। तो बी पर जो यहाँ पर बी पर दाब होगा, वो दाब जो ए पर दाब होगा उसके बराबर होगा। क्षैतिज तल में दाब समान होता है, जी हाँ। तो ये देखिए, इस पर कौन दाब लगा रहा है, गैस। तो गैस का जो दाब है उसको हम क्या लिखते, पी गैस। पी गैस माने गैस दबाव लगा रही है, किस पर, ये पॉइंट पर। और यहाँ पर कौन दबाव लगा रहा है, यहाँ पर सर तो ये इतनी हाइट है, तो एच हाइट तक ये लिक्विड भरा है, हाँ। तो वही बी पर जो दाब लग रहा होगा, वो एच हाइट पर जो द्रव है रो जी एच वो लगा रहा होगा। और ये सरफेस खुला है सर, खुला है तो एक एक्स्ट्रा दाब लगता है, वायुमंडलीय दाब पी नॉट। इसका मतलब जो ए पर दाब है पी गैस, वो पी नॉट और एच रो जी के बराबर होगा, क्योंकि क्षैतिज तल में दाब समान होता है, जितना दाब यहाँ है उतनी दाब यहाँ होगा। और इस पॉइंट पर दाब कितना लगा रहा होगा, इतनी हाइट का जो लिक्विड भरा है उसका दाब और प्लस पी नॉट का दाब ये लगा रहा होगा। तो मैनोमीटर नापता क्या है, मैनोमीटर यह दाबांतर नापता है, दाबांतर मापता है, या यह कह सकते हो यह गेज दाब नापता है। क्या, गेज दाब, गेज प्रेशर। कभी मान लो गलती से कह दे सवाल में कि गेज प्रेशर निकालिए, तो गेज प्रेशर आप बता देंगे, गेज दाब नापता है। वो गेज दाब क्या होता है अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, गेज दाब मापता है। तो कुछ नहीं, इसका मतलब जो इस पॉइंट पर दाब है, दाब P बिंदु पर, ए बिंदु पर, ए पर इक्वल टू बी पर दाब। समान क्षैतिज तल में दाब समान होता है, हाँ सर। तो चलो देख लेते हैं। अगर दाब समान नहीं होता तो ऊपर भागता रहता, ध्यान देना। दाब यहाँ समान हो गया तभी रुक गए, जहाँ बैलेंस हुए हैं ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे, इसका मतलब बैलेंस है तभी दाब समान हो गया। अच्छा, तो पी गैस यहाँ पर दाब क्या लग रहा है, पी गैस, गैस का दाब बराबर बी पर दाब कौन कौन लग रहा है, एक तो पी नॉट लग रहा है प्लस रो जी एच। रो जी एच क्या होता है, द्रव का दाब होता है, रो जी एच या एच रो जी। अच्छा, ये गैस का दाब आ गया, ये गैस का दाब पी नॉट प्लस रो जी एच, कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें तो गेज दाब निकालना है। पक्षांतर कर दो इसी को, पी गैस माइनस पी नॉट बराबर रो जी एच। बस अब तुम लोग हंसना नहीं, ठीक है। यही जो है इसी को गेज दाब कहते हैं। सोच रहे हो मास्टर कुछ नया तो बताया ना, इतना छोटी बात। अब क्या करें, गेज दाब इसी को कहते हैं। गेज दाब क्या है, बराबर पी गैस माइनस पी नॉट। दाब अंतर है ना, दाब का अंतर, हाँ।
और यही गेज दाब है और यही किसके बराबर है, रो जी एच के। तो आशा करता हूँ बातें समझ में आ गई। कभी डायरेक्ट गेज दाब पूछे इसका मतलब हाइट दिया रहेगा, जी पता रहेगा, नहीं पता रहेगा 9.8 रखिएगा। रो द्रव, जो भी द्रव भरा रहेगा, पानी मत सद लीजिएगा, जो द्रव कहेगा वो द्रव लीजिएगा, जो द्रव देगा उसका घनत्व देगा। रो माने द्रव का घनत्व, उसे रख दीजिए, काम हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया मैनोमीटर। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट यूट्यूब के आकार, मतलब यूट्यूब जैसा कॉन्सेप्ट है। सर यूट्यूब जो पढ़ा रहे हैं, नहीं, यू आकार की ट्यूब, यू आकार की नली। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, जैसे थोड़ा सा बल लगाकर कार वार उठा देते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक जिस पर काम करता है, उसमें एक सिद्धांत होता है, पास्कल का नियम। पास्कल ये बताते हैं कि किसी भी बर्तन में द्रव भरा है, उसके एक सिरे पर जितना दाब में चेंज करोगे, वही चेंज सभी द्रव के प्रत्येक सिरे पर हो जाएगा। बर्तन के प्रत्येक पार्ट पर उतना ही दाब लग जाएगा, एक पार्ट पर जितना परिवर्तन करोगे। पूरे लिक्विड में दाब सेम परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो ये कहना ये चाहता है, कहना क्या चाहते हो, तो कहना कुछ नहीं चाहते, बस ये थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कि एक इस तरह की नली होती है। ठीक है, इस तरह की नली होती है, यू आकार की है कि नहीं, हाँ सर यू आकार की नली तो बना दिया। तो एरिया अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये एरिया इसका क्या दे दिए हम, A1, और इस पर दाब क्या लगा रहे हैं, P1। ऐसे होता है ना पिस्टन, कुछ जिधर दबाते हैं, हाँ P1, और इसमें क्या भरा है, लिक्विड पे एक सिरे पर जितना चेंज लाओगे, यह चेंज पूरे लिक्विड में समान रूप से वितरित हो जाएगा, पूरे लिक्विड में बढ़ जाएगा। सेम वही पूरे लिक्विड में चला जाता है। जितना एक सिरे पर चेंज करोगे, दूसरे सिरे पर भी सेम चेंज आ जाता है। P1 जितना होगा उतना ही हर हिस्से पर दाब पड़ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, हाँ सर समझ रहे हैं। ये देखिए, ये एरिया इसका हो गया A2। अब यहाँ पर दाब कुछ होगा P2, मान लो यहाँ P1 जो पैदा हुआ वही P2 के बराबर होगा, P1 बराबर P2 हो जाएगा, सेम दाब। हाँ, अब इसके ऊपर ऐसे कारवार रख देते हैं, कभी आपने देखा हो, इस पर इस तरह पिलर बना है और क्या करते हैं, कार बेकार इस तरह से कार रख देते हैं। हाँ सर ये तो रख दिए कार, और कार उठाएंगे, इस पर रख के क्या करते हैं, कार उठा देते हैं। समझ रहे हैं, हाँ। अब इस पर जो P1 है वो P2 बराबर, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा सर F1 लग रहा होगा, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा F2 लग रहा होगा। ठीक है, अब जरा बताओ, P1 बराबर F1 अपान A1 और P2 बराबर F2 अपान A2, और प्रेशर सदैव समान रूप से बढ़ता है। तो P1 बराबर P2, तो क्या आ जाएगा, F1 अपान A1 बराबर F2 अपान A2। ऐसे आप कर सकते हैं, या सर और P1 बराबर P2 सेम रख दिए, या और कोई बढ़िया तरीका बताएंगे। हाँ दूसरा तरीका, P बराबर F बाई होता है कि नहीं, हाँ होता है। P क्या होता है, कांस्टेंट होता है सदैव, जितना दाब यहाँ चेंज करोगे उतने दाब यहाँ हो जाएगा। तो P अगर कांस्टेंट हो गया, A अगर कांस्टेंट हो गया, तो मेरे भाई इसका मतलब आ गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, या ऐसे भी कर सकते हो F अपान A बराबर कांस्टेंट, ऐसे भी कर सकते हो। अब इसे खोल दो, तो खोलोगे क्या आ जाएगा, F1 अपान A1 बराबर F2 अपान A2, सीधा सीधा वही यहाँ लिखे हैं। चाहे जैसे करा लो, यह प्रोपोर्शनल टू A करके कर सकते हो। इसका मतलब सर ऐसे भी कर सकते हैं, यह प्रोपोर्शनल टू A कर सकते हो। F इसका मतलब जिसका एरिया ज़्यादा होगा वहाँ फोर्स ज़्यादा बन जाएगा। यहाँ फोर्स आप कम लगाए क्योंकि एरिया कम था, यहाँ एरिया ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा काम कर जाएगा आपका। एरिया ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा काम कर लेगा, मज़ा आ जाएगा। इसीलिए चौड़ा बनाया जाता है जहाँ पर कार उठाई जाती है, और जहाँ दबाया जाता है उसे पतला मतलब एरिया कम बनाया जाता है। ब्रेक भी लगाते हो तो उसका एरिया कम, लेकिन वो पूरे लिक्विड कहाँ फैला देता है, पूरे चक्के में फैला देता है। तो एरिया ज़्यादा होने से वहाँ फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। F1 अपान A1 बराबर F2 अपान A2, यही वाले सूत्र से आप हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब इस पर एक सवाल अभी कर देते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक द्रव चालित दाबक के छोटे पिस्टन पर 6 kg, 5 सवाल इसके पहले बता चुके हैं, छठा का बल लगाया जाता है। ये दोनों पिस्टन के व्यास क्रमशः 0.06 मीटर तथा 1.2 मीटर है, तो बड़े पिस्टन का आरोपित बल
कोई हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक जैसी बात है। 2 पिस्टन है, वही जो बनाए थे 2 पिस्टन, ठीक है, अभी बनाए थे, याद होगा इस तरह से। एक पिस्टन ये हो गया और एक बड़ा वाला पिस्टन इस तरह से, ठीक। इसका एरिया ये व्यास ये दिया है और इसका व्यास ये दिया है। व्यास का आधा रेडियस होता है और रेडियस पाई आर स्क्वायर कर दोगे उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा सर, एकदम सर बढ़िया समझ में आ जाएगा एरिया। अब क्या होगा सर, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे लगाएं? कुछ नहीं, F1/A1 बराबर F2/A2, यही तो बताए थे अभी। हाँ सर, ए को खोल दो, पिस्टन है, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो F1/πr1 स्क्वायर बराबर F2/πr2 स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू अब सब रख दो। F1 कितना दिया है, कितना छोटे पिस्टन पर, ये छोटा पिस्टन मान लिए हम, ए बड़ा मान लिए, तो छोटे पिस्टन पर 6 kg भार है, तो F1 बराबर 6 kg भार। और रेडियस क्या हो जाएगा R1, सर दोनों पिस्टन के व्यास क्रमशः, मतलब छोटा पहले है, छोटा पहले बड़ा बाद में, तो छोटे वाले के बड़े वाले के वैसे देखने में भी लग रहा है। व्यास दिया है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, व्यास 0.06 लिखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा R1 बराबर 0.03, 2 का भाग कर देंगे। हाँ सर, तो 0.03 का होल स्क्वायर R1 स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार होगा 0.03 होल स्क्वायर, समझ में आ गया होगा। हाँ सर, F2 पूछेंगे, हाँ पूछेंगे। R2 क्या है, 1.2 मीटर का आधा, ये व्यास है बाबू, इधर देखो व्यास, व्यास का आधा कर दो त्रिज्या, तो 2 का भाग करो 0.6 मीटर, हाँ 0.6 मीटर गुणे 0.6 मीटर, क्योंकि 2 बार R स्क्वायर है। हाँ सर एकदम बढ़िया, तो कर लो, अब बूढ़ा क्या दिक्कत है, कर लो। दशमलव हटाओ, ऊपर वैल्यू रख दो, 6 kg भार में आंसर आएगा, काम खत्म करो। 2 0 ऊपर 100 एक बार और इसका 100 एक बार, आराम से सॉल्व करेंगे। 3 त्रिक का 9, अच्छा लगा सर। हाँ सर, इसको भी लगा लीजिए, हाँ तो लगा लो, 10 गुणे F2, अरे एकदम प्यार से, 6 का 36, कटा दो जितना कटे सर, ये इससे कट गया, 100 से कटा दो, 9 चौक 36 और 6 चौके 24, आंसर हो गया आपका F2 बराबर 2400 kg भार। क्या कहीं है, ए है, तो आंसर हो गया। बताओ आसान है कि नहीं, आसान लग रहा होगा सर, ये तो बहुत आसान था। हाँ बस ऐसे ही, ठीक है, तो सॉल्व कर लो, बना लो, ठीक है। फिर आइए घनत्व पढ़ लेते हैं। घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब सर एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, उपस्थित द्रव्यमान या उपस्थित पदार्थ की मात्रा, उपस्थित पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं, ध्यान देना, इसी को क्या कहते हैं, द्रव्यमान, इसी को द्रव्यमान कहते हैं, पदार्थ की मात्रा। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान मात्रा, एकांक आयतन क्या होता है, 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब, समझाता हूँ चिंता न करना। यह अदिश राशि है, पहले छोटी छोटी बात जान लो, यह अदिश राशि है और इसे माने घनत्व को, इसे देखो, एक तो रो, ये क्या है भाई, इसे रो पढ़ते हैं, रो, और दूसरा डी, और तीसरा सिग्मा, ये क्या है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग रो और सिग्मा यूज करेंगे, ध्यान देना, बढ़िया लगेगा। हाँ सर बढ़िया, इसे रो, डेंसिटी और सिग्मा, रो डी सिग्मा 3 अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, कोई भी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हो अपने सुविधा के लिए। और हम लोग यहाँ चैप्टर में अभी आर्किमिडीज का जब पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, तो हाँ रो सिग्मा यूज करेंगे खूब, ठीक है। हाँ आर्किमिडीज भी पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चिंता ना करना, आराम से पढ़ा देंगे सब, ठीक। हाँ रो डी और सिग्मा। अब इसका मात्रक भी बता दो, तब इतना हो गया, तो इसका मात्रक, इसका मतलब घनत्व का, इसका मात्रक, सर इसका मात्रक क्या होता है, तो 2 भुजा निकालो इसका, क्या, एक तो एसआई एक तो सीजीएस,
SI में क्या होता है, CGS में क्या होता है, ग्राम पर सेमी क्यूब। क्यों सर, क्यों होता है? क्योंकि मेरे भाई घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यही हम लिख देंगे अभी, अर्थात घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यही तो होता है। तो डेंसिटी रो बराबर मास बटे वॉल्यूम। घनत्व दिख रहा होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। यम मास है, v वॉल्यूम है, द्रव्यमान बटे आयतन। कोई दिक्कत नहीं है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा सर, ग्राम CGS में, और वॉल्यूम मतलब सेमी क्यूब। तो ये कौन से पद्धति में है, CGS पद्धति में या प्रणाली में। CGS प्रणाली में घनत्व का मात्रक ग्राम पर सेमी क्यूब, और MKS में या SI में किग्रा पर मीटर क्यूब। दूसरा मात्रक क्या है, किग्रा पर मीटर क्यूब। ये क्या है, SI प्रणाली में, SI प्रणाली में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो मात्रक पता है, घनत्व का फार्मूला पता है। घनत्व का फार्मूला क्या होता है, रो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बहुत ध्यान से समझिएगा, द्रव्यमान बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। अभी मतलब समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे चले हम। अब सवाल आया कि ये CGS पद्धति को SI पद्धति में बदला जाए तो वैल्यू कितना होगा। CGS पद्धति में मात्रक आपको पता है, हाँ, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब किस पद्धति में है सर, CGS पद्धति में। अगर इसको SI में बदला जाए तो 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब आता है SI पद्धति में। इसका मतलब CGS पद्धति को अगर SI में बदलना है तो 10⁻³ का गुणा करना है। 10⁻³ माने 1000 का गुणा कर देना है, ठीक है। तो चलो इसे प्रूफ करके दिखाओ सर कैसे होता है। तो चलो कर लेते हैं। 1 ग्राम पर सेमी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम रहने दो बटे 1 सेमी क्यूब हो गया। कोई दिक्कत नहीं। 1 ग्राम में कितना किलो, SI में बदल रहे हो ना, 10⁻³ किलो आ गया। अच्छा, 1 सेमी में कितना मीटर सर, 1 सेमी में 10⁻² मीटर हो गया। मीटर हो गया कि नहीं, हाँ, उसका क्या होल क्यूब। सेमी के 1 सेमी के स्थान पे क्या रखे, 10⁻² मीटर, उसका होल क्यूब। और होल क्यूब रखोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर रहने दो, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 10⁻6 मीटर क्यूब। 10⁻6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ और ऊपर जाएगा 10⁻6, तो ऊपर जाएगा 10⁻+6 और आ जाएगा kg और पर मीटर क्यूब। 10⁻6 10⁻³ 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना, एक कभी कभी इस तरह से मात्रक दे देता है कि इस तरह से लिखा रहेगा 1g पर cc, 1g पर cc। तो यही है ग्राम पर सेमी क्यूब। 1g पर cc मतलब 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जब cc लिखा होता है, किसी से पहले c का मतलब क्यूबिक माने 3 घात पावर 3 और c मतलब सेंटीमीटर। मतलब 1g पर cc का मतलब 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कभी कभी डेंसिटी का मात्रक क्या लिख देता है, g पर cc। तो घबराना नहीं है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, यही चीज़ है 1 ग्राम पर सेमी। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं। मात्रक आयतन का तो सर लीटर भी होता है, हाँ लीटर भी होता है, सही बात है, लीटर भी होता है। तो 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर में 1 लीटर आयतन का मात्रक है, और सेंटीमीटर होता है कितना, देखो बहुत प्यार से समझ लो, कभी नहीं बोलेगा। 10 सेंटीमीटर क्या करोगे, 10 सेंटीमीटर का लंबा एक ले लो, प्लेट पतरा काट लो, 10 सेंटीमीटर लंबाई हो और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई हो। चौड़ाई कितना हो, 10 सेंटीमीटर लंबाई हो, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक पतरा ले लो और उसको चारों तरफ से ऊंचाई कर दो 10 सेंटीमीटर। जैसे एक क्या बनाते हो, टंकी, एक टंकी बनाते हो जैसे, बस वैसे एक टंकी की तरह एक पतरा ले लो, 10 स्केल से नाप लो, 10 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर चौड़ा पतरा हो गया। उस पर 10 सेंटीमीटर ऊंचा चारों तरफ से घेर दो। उसमें क्या करो,
जल भर दो या कोई भी दुनिया का द्रव भर दो, कोई भी द्रव दुनिया का भरो, वो जो फुल भर जाएगा तो जो उसका आयतन आएगा उसे 1 लीटर कहते हैं। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई का गुणे 10 सेंटीमीटर चौड़ाई का गुणे 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई बर्तन बना लो, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, कोनो बर्तन बना लो और उसमें जो लिक्विड भरोगे वो है 1 लीटर आएगा। 1 लीटर, 1 लीटर आयतन का मतलब समझ में आया क्या? 1 लीटर किसे कहते हैं? 10 सेमी लंबा, 10 सेमी चौड़ा, 10 सेमी ऊंचा कोई बर्तन हो, उसमें जो भी द्रव भरोगे वो 1 लीटर कहा जाएगा। तो 1 लीटर बराबर 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10 घाते 3 या इसे 1000 सेमी क्यूब कहते हैं, या 10 घाते 3 सेमी क्यूब। बात एक ही है। कभी कभी मान लो आपको मिल जाए तो घबराना नहीं, पहले तो घबराना नहीं है मास्टर। हाँ, समझ में आया बात? तो जहाँ 1 लीटर लिखा हो वहाँ 10 घाते 3 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो आप, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब होता यह है कि सर मीटर क्यूब में बता दो, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब महाराज यही बदल दो ना, यही बदल दो। कैसे बदल दें? इसी को बदल दो, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदल दो, 10 घाते 3 रहने दो और 1 सेंटीमीटर में 10 घाते -2 मीटर और होल क्यूब, होल क्यूब, तो 10 घाते 3 रहने दो और 3 दूनी 6, 10 घाते -6 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 10 घाते -3 मीटर क्यूब 1 लीटर में। 1 लीटर में 10 घाते -3 मीटर क्यूब, मतलब 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर लंबाई, 1/10 मीटर चौड़ाई, 1/10 मीटर ऊंचाई का भरोगे तो उसमें 1 लीटर आता है। और ज़रा यही उल्टा कर दो, इसको अगर 10 घाते -3 को इधर लाएं, अब बातें समझ गए? थोड़ा सा इसे हम और बताना चाहते हैं आपको। 10 घाते -3 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, सही है? 10 घाते -3 को इधर ले चलो, तो 1/10 घाते, देखो 1 मीटर क्यूब बराबर 1/10 घाते -3 हो जाएगा, भाग कर दिए, इतना लीटर हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा 10 घाते 3 लीटर, और 10 घाते 3 लीटर का माने 1000 लीटर। नाम सुना है? कहते हैं 1000 लीटर का टंकी बनवाना है। तो 1000 लीटर का टंकी का मतलब हुआ कुछ नहीं, 1 मीटर क्यूब आयतन है उसका, मतलब 1 मीटर लंबाई घर पे टंकी बनवाना है आपको। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंची टंकी बनवा लो। वो एग्जैक्ट एकदम 1000 लीटर द्रव भरेगा, 1000 लीटर द्रव आएगा उसमें। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा टंकी भरवा लो, 1000 लीटर द्रव भराया जाएगा उसमें। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ये चीज़ है, 1000 लीटर आ जाएगा, मतलब बिस्लेरी का 1 लीटर वाला 1000 बिस्लेरी का बॉटल पानी उसमें गिरा सकते हो। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा टंकी हो जाएगी। तो समझ में आई बात? पक्का? हाँ, तो बना बिगाड़ लो सब, ये सब बातें जो मैं समझाया बना बिगाड़ लो, फिर आगे देखिए। अब अलग अलग घनत्व के 2 द्रव मिलाए जाते हैं तो मिश्रण का घनत्व क्या होगा? अलग अलग घनत्व के 2 द्रवों को मिलाने पर मिश्रण का घनत्व, मतलब किसी बर्तन में हम अलग अलग 2 द्रव मिला दे रहे हैं, तो जो मिश्रण होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, तो ये बताना है। तो रो मिक्सर, रो क्या होगा? मिक्स, रो माने घनत्व, यहाँ रो माने घनत्व, रो भी कह सकते हैं, रो माने मिक्सर। रो मिक्स क्या हो जाएगा बताओ? रो मिक्सर का क्या लिख देंगे? कुछ भी लिख सकते हो सर, कुछ भी कैसे लिख देंगे? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। हाँ सर, तो कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन, अलग अलग 2 द्रव मिला रहे हैं, अलग अलग घनत्व के 2 द्रव मिला रहे हैं, तो m1 प्लस m2 अपान v1 प्लस v2। भाई जो द्रव मिला रहे हो उसका द्रव्यमान बटे आयतन, एकदम बहुत प्यारा कंसेप्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट है सर ये तो। हाँ, दोनों का अलग अलग मास और अलग अलग आयतन दिया हो अगर तो रख के कर लेंगे तो रो मिक्सर आ जाएगा, ऐसे कर लेंगे, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, लेकिन अब क्या होता है कि वो एक ही देता है, दोनों नहीं देता, आयतन नहीं देता या द्रव्यमान नहीं देता, और मिक्सर पूछता है,
कहता है दो समान द्रव्य कुछ ऐसे दे देगा, अलग अलग घनत्व देगा ना, अलग अलग घनत्व है तो घनत्व के फॉर्म में देगा, घनत्व अलग अलग देगा ρ1 ρ2, लेकिन इसमें से दोनों में से एक चीज़ देगा, या तो द्रव्यमान या तो आयतन। अगर द्रव्यमान और आयतन इस तरह से अलग अलग दिया है तो रो मिक्सर तुरंत आ जाएगा। ये तो जनरल फार्मूला हो गया। हाँ सर बढ़िया है, दो अलग अलग द्रव दिया है, द्रव्यमान दिया है दोनों का अलग अलग, आयतन दिया है, रख दो, मिक्सर का जहाँ मिलाया गया उसका डेंसिटी आ जाएगा। अच्छा, लेकिन अब ये हो सकता है यदि दोनों द्रवों के द्रव्यमान समान हो, समान हो मतलब क्या, m1 बराबर m2 बराबर m मान ले। हाँ सर सही है, m1 बराबर m2 बराबर m, कोई दिक्कत नहीं। तो द्रव्यमान समान है, घनत्व तो अलग अलग होगा, हाँ क्योंकि आयतन अलग अलग है। अच्छा सर, तो फिर रो मिक्स बराबर क्या लिख सकते हो सर, देखो तुम्हें फार्मूला निकाल कर दे रहा हूँ। रो मिक्स मतलब मिश्रण का घनत्व क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है। जरा इनको भी चेंज कर लो सर, इनको किस में चेंज करें आप बताओ। द्रव्यमान बराबर घनत्व तो क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहाँ से V1 बराबर, V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर m बटे रो। तो V1 V2 को m के रूप में बदल लो, क्योंकि V1 V2 नहीं पता है, मास दिया है समान द्रव्यमान, तो मास के रूप में बदल दो। तो V1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, m1 बटे ρ1, और V2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, m2 बटे ρ2। आशा करता हूँ समझ में आया। तो इसी में फार्मूला हम ऐसे रख देंगे एक बार और अच्छा लगने के लिए, m1 प्लस m2 बटे कम अच्छा दिख रहा होगा थोड़ा सा, इसे काम चलाइए, अगली बार देखते हैं, बदलते हैं इंक। m1 अपान ρ1 प्लस m2 अपान ρ2। बोलो बातें समझ में आई, अच्छा लगा। अच्छा, m1 m2 के स्थान पे m रख दो, तुम्हारा कुछ तो बनेगा, m प्लस m अपान ρ1 प्लस m अपान ρ2 बराबर, जरा सॉल्व करो, m हो गया 2m अपान m कॉमन ले लो सर, m कॉमन लिए, 1 अपान ρ1 प्लस 1 अपान ρ2, m स्वाहा। अब ये क्या हो जाएगा, ρ1 प्लस ρ2 अपान ρ1 ρ2 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करोगे तो रो मिक्स बराबर आ गया 2ρ1 ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2। कौनो दिक्कत भक्तो, नहीं दिक्कत भक्तो। मतलब क्या, दो अलग अलग घनत्व के द्रव दिया होगा, ये कह देगा कि समान द्रव्यमान तथा अलग अलग घनत्व, समान द्रव्यमान तथा अलग अलग, जैसे कह दिया कि 0.6 और 0.7 डेंसिटी है और द्रव्यमान समान है, मिक्स किया गया तो मिश्रण का घनत्व, तो पी ρ1 दिया है किसी एक का, ρ2 दिया है दूसरे का, रख के मिक्सचर का घनत्व आ जाएगा, द्रव्यमान समान होगा तब। और एक केस क्या कर सकता है, आयतन समान कर दे। पहले में क्या किए द्रव्यमान, दूसरे में क्या करें आयतन, फिर भी इसी के रूप में आएगा, घनत्व तो अलग अलग है, ρ1 ρ2 घनत्व है, द्रव्यमान सेम करेगा तो ये फार्मूला, आयतन सेम करेगा तो आगे बता रहा हूँ। पहले यहाँ तक बनाओ, जगह खाली। देखिए इधर वाला हिस्सा हम बता दिए हैं, दूसरा वाला भुजा बताने चल रहे हैं। क्या, यदि आयतन दोनों द्रवों का समान हो, दोनों द्रवों का क्या हो, आयतन समान हो, इसका मतलब V1 बराबर V2 बराबर V, ये बात है। हाँ, घनत्व तो अलग अलग है, घनत्व तो अलग अलग है, आयतन समान कर दिया तब भी खेल हो गया, द्रव्यमान समान कर दिया तभी बताया 2ρ1 ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2। लगा देंगे, रो मिक्सर का कैसे घनत्व निकलेगा। अब बताओ, इसमें आयतन दिया है, इसका मतलब आयतन के साथ कोई खेला नहीं करोगे, खेला द्रव्यमान को हटाओ, क्योंकि द्रव्यमान का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। तो ये बताओ, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन गुरुजी, तो यहाँ से मास बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू भी, m1 बराबर ρ1 v1 और m2 बराबर ρ2 v2। आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा, वैल्यू रख दो। तो यहाँ से रो मिक्सचर बराबर, मिक्सचर का m1 के स्थान पे ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अपान v1 प्लस v2, ये तो हो जाएगा। हाँ सर, अब सब v1 के स्थान पे v रख दो, तो क्या हो जाएगा, ρ1 v प्लस ρ2 v अपान v प्लस v बराबर 2v, v कॉमन ले लो, ρ1 प्लस ρ2
इंटू भी कॉमन हो गया ऊपर से बटे 2v, भी स्वाहा, ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2। कितना सरल है सर। हाँ, रो मिक्सचर बराबर ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2 हो गया जी, हो गया। अगर आयतन समान कर दिया तो ρ1 प्लस ρ2 बाई 2, द्रव्यमान समान कर दिया तो 2 ρ1 ρ2 अपॉन 2। अब डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके बना लो, कहाँ से आया बता दिया। अब मैं सीधा सीधा फार्मूला इसी पे लिखने जा रहा हूँ। जो दो द्रव मिलाए जा रहे हैं, द्रव्यमान समान हो। दूसरा, यदि आयतन समान हो, और सर न समान हो, न समान हो तो ऊपर रखा गया है। यदि द्रव्यमान समान हो, यदि आयतन समान हो, तब रो मिक्सचर का घनत्व तो बराबर 2 ρ1 ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2। कब? जब द्रव्यमान समान हो। सर जब आयतन समान हो तो रो मिक्सचर बराबर ρ1 प्लस ρ2 अपान 2। आराम से याद रख सकते हैं आप, और तुरंत मिक्सचर का घनत्व तो निकल जाएगा, टेंशन नहीं होगा। यही सवाल आ जाएगा तो आधा लोगों का हवाइया उड़ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, कांसे के एलॉय है, कोई मिश्रण है, एलॉय माने मिश्रण, किसमें, इसमें 10 भाग तांबा और 1 भाग रांगा है। उसमें 10 भाग तांबा मिलाते हैं, मतलब तांबे का आयतन 10 भाग है, तो रांगा का आयतन 1 भाग है। 10 भाग तांबा 1 भाग रांगा मिला के मिश्रण बनाया जाता है, तो उससे क्या बनाते हैं, कांसा। तो तांबे था रांगे का घनत्व तो दिया है, घनत्व 9 और 7.5 दोनों का अलग अलग दिया है। कांसे का घनत्व पूछ रहा है, जो मिश्रण बना कांसा उसका घनत्व पूछ रहा है। बड़े आसानी से बता सकते हैं। क्या मिश्रण का घनत्व तो हम लोग क्या निकाले हैं सर, m1 प्लस m2 अपान v1 प्लस v2। सर यहाँ m1 कांस्टेंट है, m1 m2 द्रव्यमान कांस्टेंट है, आयतन कुछ भी नहीं दिया है। अगर दिया होता समान द्रव्य समान है तो हम ρ1 प्लस ρ2 2 ρ1 ρ2 अपान ρ1 प्लस ρ2 लगा देते, जो कि अभी बताए थे। बोलता आयतन समान है, तभी हम अभी ρ1 प्लस ρ2 अपान 2 लगा देते जैसा पढ़े थे। लेकिन ना, कुछ नहीं किया, होशियार है, कह रहा है कुछ हम बताएंगे नहीं, बस ये कह रहे हैं 10 भाग मतलब v1 दे दिया और ये कह रहा है v2 दे दिया। इसका मतलब m1 तो बिल्कुल m1 m2 दिया नहीं है, v1 v2 तो भला दे ही दिया है, तो हम उसी के सहारे कर लेंगे। और ये क्या दिया है सर, ये ρ1 दे दिया है, ρ1 इसे आप घनत्व तो लिख सकते हैं ρ1 तांबे का, और ये क्या हो गया, ρ2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलो, घनत्व तो बराबर क्या होता है सर, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर रो इंटू भी, तो m1 बराबर ρ1 भी अभी समझाए थे, m2 बराबर ρ2 भी। तो m1 m2 हटा दो, तो रो मिक्सर बराबर इसे कह सकते हो क्या, ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अपान v1 प्लस v2। इतना तो कर सकते हैं, कुछ कांस्टेंट नहीं दिया तो इतना कर सकते हैं, इसी में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ρ1 क्या दिया है देख लो, घनत्व तो दिया है ना पहले का 9 गुणे v1 कितना भाग 10 भाग, प्लस ρ2 कितना दिया 7.5 गुणे कितना भाग 1 भाग। ठीक, नीचे v1 प्लस v2 10 भाग प्लस 1 भाग 11 भाग, तो 10 9 90 और 7.5 जोड़ो 97.5 बटे 11, कटाओ 11 अट्ठे 88, कितना बचा यहाँ 88, 2 7 9 9.5, तो फिर 11 अट्ठे 88, दशमलव हटा दिए, फिर 11 अट्ठे 88, फिर 95 था तो फिर 7 बचा, फिर 11 छक्का 66, लगभग कितना बचेगा, जो भी बचा ध्यान दीजिएगा, तो लगभग 8.8 के बाद ये देखिए यही आ रहा है उत्तर, बाकी तो है ये नहीं है। ये था शायद, कटा के देख लेना ग्राम पर सेमी क्यूब, अगर हम सही कटाए हैं तो, बाकी तुम लोग कटा लेना, जो आए वही आंसर। तो सबसे नियरेस्ट आंसर क्या है, यही है 8.8, बाकी है नहीं तो वही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ ठीक, बना लो। अब देखिए क्या पढ़ेंगे, आपेक्षिक घनत्व, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, पूरे आर्किमिडीज के सिद्धांत में यही लिखा दिखेगा, आपेक्षिक घनत्व। आप डरिएगा नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। आपेक्षिक घनत्व सर ये क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्या सर, रिलेटिव डेंसिटी। सर ये कोई खतरनाक चीज़, बिल्कुल सरल चीज़ है, रिलेटिव डेंसिटी। ऐसे लिखा मिलेगा आपको, आ लिख के 0, घ लिख के 0, मतलब आपेक्षिक घनत्व, इस तरह से रहेगा, डरना नहीं है।
आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व तो द्रव के पानी के सापेक्ष होता है। सर क्या? किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व, देखो लिख दिए ना वही चीज, आपेक्षिक घनत्व, इसे विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, आरडी बोलते हैं अंग्रेजी में। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उस वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व का अनुपात होता है, अनुपात होता है। ठीक है, ये है जल के घनत्व के साथ अनुपात निकाल दो तो आपेक्षिक घनत्व हो जाता है। इसका हम लोग किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या लिख सकते हो? सर बराबर लिख सकते हैं वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे क्या? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। हालांकि केवल जल का घनत्व लिखा रहे तब भी सही है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेमी क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है 4 डिग्री पर। बाकी आप जानते हैं ताप चेंज करने पर घनत्व तो बदल जाता है जल का भी, इसलिए 4 डिग्री पर स्पेशल बात कहा है। अच्छा, तो ये स्पेशल फार्मूला हो गया किसका? आपेक्षिक घनत्व का। और इससे एक ही बात स्पष्ट हो रही है, बहुत प्यार से भी समझ में आएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक बात स्पष्ट हो रही है कि ये बताओ इसका मात्रक होगा वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। घनत्व का ग्राम पर सेमी क्यूब, ग्राम पर सेमी क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, खत्म। इसका मात्रक नहीं होता, तो आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता, नहीं होता। अब बड़ी आराम से हम बता रहे हैं, आप समझिएगा। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल समझाने चल रहा हूं, अभी समझने का प्रयास करिए। आपेक्षिक घनत्व निकालना, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेमी क्यूब है। क्या? ग्राम पर सेमी क्यूब। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? लो भाई, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेमी क्यूब है, तो आपेक्षिक घनत्व क्या होगा पूछ रहा है। अब बताओ कितना सिंपल बात है सर, बेहद सिंपल है। कैसे सिंपल है? जल का घनत्व आप जानते हैं 4 डिग्री कितना होता है? जल का घनत्व कब? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये होता है 1 ग्राम पर सेमी क्यूब, ये होता है। अब निकाल सकते हो कि नहीं? बड़े प्यार से निकाल सकते हो। तो पारे, इसे हल करने चल रहे हैं, हल। पारे का आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा सर? आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या सर? पारे का घनत्व, पारे का घनत्व बटे जल का घनत्व 4 डिग्री पर जल का घनत्व। तो पारे का घनत्व कितना है? 13.6 ग्राम पर सेमी क्यूब, मात्रक सेम होना चाहिए और क्या, बटे जल का 1 ग्राम पर सेमी क्यूब। कट जाए मात्रक मात्रक, तो क्या आ गया? 13.6, केवल ये रहेगा, मात्रक नहीं रहेगा। बड़े बढ़िया से देखिएगा, इसका मतलब पारे का जो घनत्व होता है, घनत्व, उसी का मात्रक हटा दो। सीजीएस पद्धति में मात्रक हटा दो तो वही आपेक्षिक घनत्व हो जाता है। जल्दी से इसे बनाओ, फिर आगे समझाता हूँ। तो बराबर क्या होता है सीजीएस पद्धति में? 13.6 ग्राम पर सेमी क्यूब, यही है ना? ये किसमें है सर? सीजीएस पद्धति में। हाँ, और आपेक्षिक घनत्व क्या है? पारे का आपेक्षिक घनत्व क्या है सर? आपेक्षिक घनत्व तो यही मात्रक हट गया, अभी अभी निकाले हो 13.6, यही तो आया।
इसका मतलब क्या दोनों में अंतर दिख रहा है? सर केवल मात्रक हटा दो बस। सर सबका यही हो जाएगा, सबका। जैसे मान लीजिए सर जल का आपेक्षिक घनत्व बताओ, तो जल के सापेक्ष ही 1 हो जाएगा, केवल मात्रक हट जाएगा, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब मात्रक हट गया। सर बर्फ का बताओ, बर्फ का जो आइसबर्ग होता है घनत्व कितना होता है पता है? घनत्व होता है 0.92 होता है, 0.9 भी लिख सकते हो, 0.92 ग्राम पर सेमी क्यूब जो आइसबर्ग होता है, ठीक है, इतना होता है। अब आप आपेक्षिक घनत्व बता सकते हो। सर बर्फ का आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा? बिना सॉल्व किए बता सकते हो, 0.92। मतलब केवल यही मात्रक हटा दो, सीजीएस पद्धति में जो भी मात्रक हो उसे हटा दो तो आपेक्षिक घनत्व बन जाएगा। सिंपल, सो सिंपल। सीजीएस पद्धति में किसी का जो घनत्व है उसी मात्रक हटा दो, वो आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा। अगर कहीं किसी का आपेक्षिक घनत्व दिया है, इसका मतलब ग्राम पर सेमी क्यूब लगा दो, सीजीएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीज़ है। इसका मतलब सीधी बात है, मात्रक हटा दो आपेक्षिक घनत्व बन जाता है। किसमें? सीजीएस पद्धति में। और अगर इसी चीज़ को मान लो आपको हम दे दिए, क्वेश्चन दे देते हैं कि पारे को ही दे रहे हैं, पारे का आपेक्षिक घनत्व 13.6 है, तो एसआई पद्धति में इसका घनत्व क्या होगा? एसआई पद्धति में घनत्व बताओ, बता सकते हो कि नहीं? आराम से बता सकते हो। कैसे भाई? जो आपेक्षिक घनत्व है, सीधी सीधी बात करें तो पारे का घनत्व पहले निकाल लो। किसमें? सीजीएस में। पारे का घनत्व आपेक्षिक घनत्व दिया है 13.6, इसी में सीजीएस में लगा दो, ग्राम पर सेमी क्यूब हो जाएगा। सीजीएस में ग्राम पर सेमी क्यूब, और सीजीएस में ग्राम पर सेमी क्यूब हटा के अगर एसआई में बदलना है 10⁻³ लगा दो, केवल 13.6 × 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। बात खत्म। मतलब सेम बात है। अब देखो आपेक्षिक घनत्व, अब तुम्हें हम बताने जा रहे हैं आपेक्षिक घनत्व में जो भी आपेक्षिक घनत्व दिया है, ग्राम पर सेमी क्यूब लगा दो, तो ये हो गया सीजीएस पद्धति में घनत्व। और यदि आपेक्षिक घनत्व जो भी दिया है, आपेक्षिक घनत्व गुणे 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब लगा दो, तो हो गया एसआई पद्धति में घनत्व। बता सकते हो कि नहीं? किसी का आपेक्षिक घनत्व तो दिया है, उसमें 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब लगा दो, एसआई पद्धति में उसका घनत्व आ जाएगा। किसी का आपेक्षिक घनत्व दिया है, उसमें केवल ग्राम पर सेमी क्यूब लगा दो, सीजीएस पद्धति में घनत्व आ जाएगा। तो आपेक्षिक घनत्व क्या रोल अदा करता है, समझ में आया? एक क्वेश्चन को आसान बनाता है। मतलब मात्रक उत्तरक हटा दो, सीधा सीधा वैल्यू रख दो, तो आप इससे डरिए नहींगा। आपेक्षिक घनत्व कुछ नहीं होता, समझ में आ गया होगा। किसी का घनत्व दिया है, आपेक्षिक घनत्व में बदल सकते हैं, आपेक्षिक घनत्व दिया है, घनत्व में बदल सकते हैं। जो आग हा लिख के सुनना देता है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। क्लियर? बना लो।